हेलो। आज हम बात करेंगे कि पिछले दिनों ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस हुई रूस में, जिसमें इंडिया, चाइना समेत तकरीबन 10 मुल्कों ने सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। और मुझे उसमें जो ख़ास चीज़ नज़र आई, वैसे तो उनके बहुत सारे फ़ैसले हुए, बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने गौर किया कि ब्रिक्स ममालिक की एक करेंसी लाई जाए जो कि डॉलर को गिराए नीचे। मगर पता नहीं ये मुमकिन है उनके लिए कि नहीं, क्योंकि उसमें जो दो बड़ी ताकतें हैं, रूस और चीन, उनमें से चीन जो है वो इस काबिल है कि वो ऐसा कर सके कि मुआशी तौर पर बेहतर हो और कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ सके। लेकिन रशिया जो है वो ऐसा नहीं है। तीसरा जो मुल्क उसमें है वो इंडिया जो है, चूँकि हमारा एक दुश्मन मुल्क है और उसकी हर सूरत में ये कोशिश होती है कि जहाँ कहीं भी पाकिस्तान को नीचा दिखाया जाए उसके लिए काम किया जाए। अब वहाँ उसने जो काम किया है वो ज़्यादातर, क्योंकि इंडिया और चाइना के दरमियान एक बड़ी चपकलिश थी, सरहदी तनाज़े थे, मगर वहाँ एक हैरत अंगेज़ मुलाकात जो मेरे लिए हुई वो इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट शिंग के दरमियान में हुई। और वहाँ उन्होंने कुछ अपने तनाज़ात को हल करने की बात की और एक दूसरे के साथ कारोबार करने के लिए, यानी बिज़नेस करने के लिए भी कुछ इब्तदाई बातें उनके दरमियान में हुई। और उनका ख्याल है हिंदुस्तान का कि चाइना को हम अपनी लपेट में ले सकते हैं और अपनी बातों में, चिकनी चपड़ी बातों में डालकर उसको पाकिस्तान से दूर कर देंगे। लेकिन अजीज़ों, ये तो दुनिया की खेल है और देखना ये है कि सफारती महाज पर कौन बेहतर है, कौन बेहतर परफॉर्म करता है। और बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे माशी हालात बेहतर नहीं हैं, हमारी सियासी जमातें समझने को तैयार नहीं हैं, हमारे यहाँ कोई पायदार लीडरशिप नहीं है। और एक नई जंग जो अदलिया की जंग है वो एक बड़ी अजीब जंग है। हालांकि दुनिया में हमारा जो नंबर है वो 140-139 के करीब है, तो एक बायस शर्म है। और मुकदमात जो है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, मगर ये सारे मसाइल जो हैं ये पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। और फिर देखिए कि पाकिस्तान के अंदर एक नया काम मियां शहबाज शरीफ साहब ने किया। एक तो उन्होंने एक बहुत बड़ा स्कॉलर बुलाकर, पाकिस्तान जो पहले ही मजहबी तौर पर तकसीम है बहुत ज़्यादा और अक़लियतें जो हैं पहले ही डरे हुए हैं इस मुल्क के अंदर, और उन्होंने एक तोहफ़ा ला कर दिया पाकिस्तान के लिए जो इस माशी तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी था, और वो था डॉक्टर ज़ाकिर नाइक। और उसके बाद एक और उन्होंने काम किया अपनी नज़र में बहुत बेहतर, लेकिन आप मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं, मगर मुझे बहुत अजीब लगा कि सैकड़ों की तादाद में फ़लस्तीनी बच्चों को यहाँ मेडिकल की तालीम के लिए वो यहाँ पर ले आए और उनको कहा ये आपका दूसरा घर है। अरे जनाब, हमें तो फ़लस्तीन पर जो जुल्म है दिल से उस पर अफसोस है और हम उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। ख़ास तौर पर जो बच्चों के साथ जुल्म है वो काबिल मज़म्मत है हर तरह से। मगर मैं पाकिस्तानी हूँ और मेरे घर में जो तालीम की सूरत हाल है वो तकरीबन 3 करोड़ बच्चे इब्तदाई तालीम से ही स्कूलों से बाहर हैं। इब्तदाई तालीम के बाद जो हायर एजुकेशन है उसमें जो गरीब तलबा हैं उनकी तादाद ऐसी है काबिल ज़िक्र, जो मुआशी वसाइल ना होने की वजह से अपनी आला तालीम को जारी नहीं रख सकते। मगर शोमाई किस्मत कि हमारे वज़ीर आज़म को शौक़ चढ़ा कि अपने मुल्क के लोग जाएं भाड़ में
اور ایک اچھا ہم کام کر لیں کہ فلسطینی بچوں کو تعلیم دے دیں. تو دیکھیں ان کی یہ ایک سوچ. اور دوسری ایک اور چیز ہے ایران. عزیزوں، مجھے یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، ہندوستان کے بھی ایران کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. حتیٰ کہ ان کے جو شہری ہیں، انڈین شہری جو ہیں، وہ وزٹ ویزے پر وزٹ میں جانے کے لیے ایران کے لیے ان کے لیے ویزا فری ہے. ایران، اب ذرا غور سے سنیے کہ یہ وہی ایران اور وہی انڈیا ہے جو حالیہ جنگ ہے مڈل ایسٹ میں جاری، اس میں وہ جو انڈیا کی حکومت ہے اور ان کے وزیر اعظم ہیں بھرپور اور اوپنلی اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں، اور ہم اسرائیل کی مخالفت میں ہیں، پاکستانی حکومت اور پاکستانی لوگ. مگر دیکھیے ہماری خارجہ پالیسی کیسی خوبصورت ہے، کیسی قابل فخر ہے کہ جو ایران کی مذمت کر رہے ہیں، ایران کے خلاف کھڑے ہیں، ان کو ویزا فری ہے وزٹ کے لیے. مجھے اور آپ کو پاکستانیوں کو ایران جانے کے لیے ویزا چاہیے. یہ ہماری خارجہ پالیسی کا منہ بولتا ثبوت ہے. اس کے بعد آگے پھر اور باتیں بھی آپ کو بتاؤں گا. فی الحال خدا حافظ اور پاکستان زندہ باد.